Good morning, students. Beta, I hope you all are well at your home and enjoying our classes. This is your lecture number 26 for class 11 and it's 16th of May. Okay, so in our previous section we complete mitochondria. Okay, and I hope you all done with MCQs related with mitochondria. ठीक है ना, अगर किसी ने नहीं किए हैं तो प्लीज डू इट. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, सो प्लीज डू इट. ठीक है, डू सॉल्व मैक्सिमम MCQ for each and every topic that I am teaching you. Okay, so let's begin with our next topic, that is plastids. ठीक है ना, so plastid क्या है बेटा? It's also semi autonomous cell organelle, as I told you in previous lecture. It's also an example of semi autonomous organelle. ठीक है, तो it will have all characteristics, ठीक है, that we have read in semi autonomous cell organelles. What it have its own genetic material, that's why it is able to perform some of its function by its own, but for some other functions it have to depend upon the nuclear DNA. That's why it is defined as semi autonomous cell organelle. Clear? ठीक है, again it have its own ribosome, own DNA and all that. ठीक है ना. So now what is new about plastid? It is the largest cell organelle. ठीक है, it is the largest cell organelle, but in case of plant cell, I think शायद previous section में मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां गलती से मैंने वैक्यूल बता दिया था. ठीक है ना, तो आप उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना. ठीक है, plastids are the largest cell organelles in plant cell. ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कवरी की जहां तक बात है बेटा, plastids were discovered by Haeckel. ओके, हैकेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन्हें ऑब्जर्व किया था और इनकी डिस्कवरी की थी. नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें इसके मेन फंक्शन की, तो देखो प्लास्टिक बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए. ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज प्राइमरी कंसर्न विद फूड स्टोरेज, जनरली फूड को स्टोर करता है. ठीक है, बट इसके अलावा कुछ एसेसरी फंक्शंस भी होते हैं जो हम पढ़ेंगे, अलग से डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, और ध्यान रखना, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. ऑप्शन को ध्यान से चेक करना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ना. प्लांट्स देंगे, ओनली प्लांट्स देंगे, ओनली एनिमल्स देंगे, कुछ इस तरीके से देंगे, और एक जगह आपको मिलेगा प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, क्योंकि एनसीईआरटी छोड़ो, वैसे दोनों के करेक्टर होता है. एनसीईआरटी ने भी क्या दिया है, दोनों का नाम मेंशन किया है. ठीक है ना, तो यू हैव टू लर्न इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स एज वेल एज यूग्लिनॉइड्स. ठीक है, क्या होते हैं यूग्लिनॉइड, जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे वहां आपको अच्छे से क्लियर करेंगे. ठीक है, आगे बात समझ में. इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, दे आर एब्सेंट इन फंजाई. ठीक है, फंजाई में भी एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी एब्सेंट होते हैं. आगे बात समझ में. ठीक है, अब बात करते हैं, देखो प्लास्टिड्स बनते कैसे. नो डाउट ये वही सेम फॉलो कर रहे हैं ओरिजिन, जैसे हमने सिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ी थी. इनको भी हम सेल विद इन सेल कहेंगे. ये बिल्कुल बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. ठीक है ना, हर कैरेक्टर उनके जैसा है, सिमिलर है. ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक्चुअल में प्लास्टिड्स को जब हम पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड दैट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. ठीक है, तो एक कॉमन ओरिजिन, एक ऐसा पर्टिकुलर प्लास्टिड जो सभी का प्रिकर्सर है. ठीक है, जैसे आगे हम इसकी 3 टाइप्स पढ़ेंगे, तो उन सभी का प्रिकर्सर, तो सभी प्लास्टिड का जो प्रिकर्सर होता है, उस प्रिकर्सर को हम क्या बोलते हैं? प्रिकर्सर यानी कि उस पहले ये बनता है. ठीक है, इससे प्लास्टिड से पहले क्या बनता है? प्रोप्लास्टिड. प्रो मतलब पहले, प्रो का मतलब पहले, और प्लास्टिड से पहले क्या बनता है? प्रोप्लास्टिड नाम का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम इओप्लास्ट भी कह सकते हैं. ठीक है ना, और जनरली ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये डिवाइडिंग सेल के अंदर होगा.
आगे बात समझ में, यंग डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, प्रोप्लास्टिड। उसके बाद जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वैसे वैसे उसके अलग अलग टाइप्स जो है वो डिफरेंशिएट होने लग जाते हैं, फंक्शन डिफाइन हो जाते हैं। बट जब तक इसका फंक्शन डिफाइन नहीं है ये कौन से टाइप का प्लास्टिड है, तब तक हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोप्लास्टिड। अब जो बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे समझेंगे उसके लिए। देखो बेटा, आगे चलकर हम क्या देखेंगे, मान लो ये प्लास्टिड है, ठीक है ना, और इसके अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे करके मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स हमें देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो ये आए कहां से, ये मेम्ब्रेन, मतलब इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड। पहले भी बताया है, लैमेले भी बोल सकते हो और थाइलेकॉइड भी बोल सकते हो। तो एक्चुअल में क्या है, मान लो ये आपका प्रोप्लास्टिड है, ठीक है, और प्रोप्लास्टिड है, ऑब्वियसली हमने कहा है कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से क्या होगा इसके अंदर, अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके के कुछ स्टैक, मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में स्प्लिट होती रहती है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम थाइलेकॉइड या लैमेला बोलते हैं। क्या है ये क्या है, जैसे मान लो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इस तरीके से फोल्ड हुई कुछ ऐसे करके और अल्टीमेटली इसके साथ मर्ज होके और नीचे फॉल ऑफ कर दी, ठीक है। तो प्रोप्लास्टिड के अंदर, ठीक है ना, इन प्रोप्लास्टिड इनर मेम्ब्रेन हैव फोल्ड्स, इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड्स होते हैं which later becomes lamellae और thylakoid, जो बाद में चल के क्या बनाते हैं, लैमेले या थाइलेकॉइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। आगे जब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना डिटेल से तो हमें थाइलेकॉइड और लैमेले और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए समझ लो कि थाइलेकॉइड्स और ये लैमेले आते कहाँ से हैं, आगे बात समझ में, ये कहाँ से आते हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग से आ रहे हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये कैसे जो है बन रहे हैं, थाइलेकॉइड्स कैसे बन रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन की फोर्स स्प्लिट अप हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत बड़ा साइज होने की वजह से आसानी से हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज माइटोकॉन्ड्रिया में मैं बताना भूल गई थी, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है साइटोप्लाज्म के नियरली इक्वल होता है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी इट इन दी माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो वो आप एक बार लिख लेना अगर कहीं नोट कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज क्या है, प्लास्टिडोम किसे कहा जाता है, ठीक है ना, प्लास्टिडोम। देखो ये टर्म्स है जो कई बार आपके पेपर में पूछी जाती है, ठीक है ना, और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो प्लास्टिडोम किसे कहा जाता है, पर्टिकुलर सेल के अंदर, ठीक है, सम टोटल ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है, इन अ सेल, ठीक है, इन अ सेल, मतलब एक सेल में टोटल प्लास्टिड कितने हैं उन सभी का सम, ठीक है, क्या कहलाएगा, प्लास्टिडोम कहलाएगा, सम टोटल ऑफ ऑल प्लास्टिड्स इन अ सेल, क्लियर, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के बेस पे हमारे पास नहीं, सेल के पास क्या होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो 3 डिफरेंट टाइप्स की प्लास्टिड कौन कौन से होते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अगर हम बात करें ल्यूको वर्ड जो है दैट इज फॉर व्हाइट कह लो या कलरलेस कह लो, ठीक है। तो जब प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है, कोई पिगमेंट नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स, ठीक है, व्हाइट कलर के होंगे या कलरलेस कह लो वैसे होंगे, ठीक है। अभी डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी एक बार नाम देख लो आप। क्रोमो वर्ड का मतलब क्या होता है, कलरफुल, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कलरफुल प्लास्टिड तो होते हैं बट अदर देन ग्रीन कलर को छोड़ के जितने भी कलर्स होते हैं प्लास्टिड्स के वो क्या होते हैं, वो किस में आता है, क्रोमोप्लास्ट में आता है। अभी इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं और इसकी हमें फुल डिटेल पढ़नी है, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, गॉट इट। सो बेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर क्रोमोप्लास्ट, यानी कि कलर्ड प्लास्टिड, विद मतलब कि जिनमें अदर देन ग्रीन कलर है,
ठीक है ना। तो दे आर जनरली कलर्ड प्लास्टिड एंड अदर देन ग्रीन कलर होगा इनमें, ठीक है ना। और देखो इनका जो कलर है, ठीक है, जो भी कलर आ रहा है दैट इज मेनली ड्यू टू कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स ऐसे पिगमेंट है जो कलर प्रोवाइड करते हैं। अब कैरोटिनॉइड्स की भी कैटेगरी होती है, ठीक है ना। कैटेगरी कैसे होती है, देखो एक तो होते हैं कैरोटीन। कैरोटीन क्या है, टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो बेसिकली रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरली। इसमें भी फिर अलग अलग टाइप्स होती हैं, बट हमें सारी नहीं पढ़नी है, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि कौन कौन से पिगमेंट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है जेंथोफिल। जेंथोफिल जनरली येलोइश कलर के लिए होता है, ठीक है। तो जनरली ऑरेंज कलर हो गया, येलो कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ये कलर किसकी वजह से आ रहे हैं, कैरोटिनॉइड्स की वजह से आ रहे हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो जैसे आपने देखा है जो टमेटो होता है, जो राइपन टमेटो होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। चिली है राइपन, वो कैसी होगी, वो भी कैसी होती है, रेड कलर की होती है। तो वो रेड कलर कहाँ से आया, वो रेड कलर जो बेसिकली कौन सा कैरोटीन होता है, लाइकोपीन नाम का कैरोटीन होता है। आगे बात समझ में, लाइकोपीन नाम का कैरोटीन उसमें होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि रेड कलर ऑफ चिलीज किसकी वजह से है, और ये भी पता होना चाहिए कि वो किसकी कैटेगरी में आता है, वो कैरोटीन की कैटेगरी है। आपकी कैरेट में भी क्या होता है, कैरोटीन होता है। और अल्टीमेटली ये जो है विटामिन ए हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे क्या प्रोसीजर होता है वो आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियो में, बट फिलहाल के लिए हमें ये देखना है। नेक्स्ट देखो येलो कलर, और ऑटम लीव्स जो होती है, जो पतझड़ के टाइम पे लीव्स का कलर येलोइश हो जाता है, ठीक है ना। वो येलोइश कलर क्यों होता है, एक पिगमेंट होता है ल्यूटिन एंड दैट इज फ्रॉम कैटेगरी ऑफ जेंथोफिल, ठीक है। जेंथोफिल की कैटेगरी से है, तो ल्यूटिन आपको याद रखना है। क्लियर, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा। अब देखो बेटा, तो जनरली येलो और रेड कलर है या ऑरेंज कलर है, वो बेसिकली क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो कैरेट में आपसे पूछ ले, कैरेट के अंदर पूछ ले कौन से प्लास्टिड्स आपको अबंडेंट अमाउंट में मिल रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, क्रोमोप्लास्ट। ये कैरेट का रेड कलर किसकी वजह से है, कौन से टाइप के प्लास्टिड्स की वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। पिगमेंट की बात करें तो कैरोटीन पिगमेंट होगा। क्लियर। अब देखो बेटा, क्रोमोप्लास्ट में भी हमारे पास अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये तो थे पिगमेंट का नाम था, उसके बेस पे हमने बता दिया। बट जनरली अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी देखो आगे जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे वहां हम 3 डिफरेंट टाइप्स के एल्गी पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहां पे ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे, रेड एल्गी पढ़ेंगे और ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे। तो वो जो उनका स्पेसिफिक कलर है, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक कलर क्यों होता है, वो स्पेसिफिक कलर क्यों होता है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट अबंडेंट अमाउंट में होता है, जिनसे उनका कलर बदल जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा, एक तो हम पढ़ेंगे फियोफाइसी ग्रुप पढ़ेंगे, तो वहां पे फियोप्लास्ट, ठीक है, फियोप्लास्ट यानी कि फियोप्लास्ट अबंडेंट अमाउंट में मिल रहा है। और ब्राउन कलर की एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फियोफाइसी ग्रुप होता है। तो ब्राउन एल्गी के अंदर फियोप्लास्टिड्स अबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं। और बेसिकली जो उनका ब्राउन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्यूकोजेंथिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन नाम के पिगमेंट से। ऐसे ही रोडोफाइसी नाम की एल्गी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो रोडो वर्ड कहाँ से आया है, रेड एल्गी के लिए। और यहाँ पे उनका जो रेड कलर होता है वो कौन सी पिगमेंट की वजह से होता है, फाइकोएराइथ्रिन नाम के पिगमेंट से, ठीक है। ऐसे ही क्रोमोफोर हमने पढ़े हैं, है ना, बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़े थे क्रोमोफोर्स, कुछ फोल्ड्स होते हैं जो पिगमेंट स्टोर करते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोजेंथिन, है ना, ऐसे करके हमने पढ़ा था। तो बैक्टीरिया में हमें क्या मिलते हैं, क्रोमोफोर्स मिलते हैं। समझ में आ गया। तो आपसे कॉम्पिटिटिव वे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर कोई किसी भी फ्रूट का एग्जांपल ले लेंगे कि ये फ्रूट इस कलर से इसमें हो गया। जैसे मान लो, मतलब ये प्लास्टिड्स जो होते हैं इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, जैसे तीनों टाइप के प्लास्टिड्स जो हमने बताए थे, ठीक है, तीनों टाइप के प्लास्टिड्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल के लिए एक कन्वर्जन हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लो टमेटो है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब लगा अनराइपन है तो कैसा है, ग्रीन कलर का है, जब पक जाएगा तो रेड कलर का हो जाएगा। ऐसे ही बनाना का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, मैंगो का एग्जांपल दे सकते हो। तो जब कोई अनराइपन फ्रूट है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, जब वो क्या हो जाता है, राइपन हो जाता है, तो उसके क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट में। आगे बात समझ में। तो देखो जनरली क्या होता है कि ग्रीन फ्रूट्स जो है येलो कलर में चेंज हो जाते हैं राइपन होने के बाद, वो ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। क्लियर। तो
इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो यू कैन आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड? सो बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टर्स आर ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, एंड वी हैव रेड दैट दीज आर कलरलेस प्लास्टर, we have studied about them. So generally they are present in that part of plant which does not remain exposed to sunlight, ठीक है, जो सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं होते, ऐसे प्लांट में जनरली रूट्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो उनमें बेसिकली अबंडेंट अमाउंट में क्या मिलेगा, हमें ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा, अब देखो इनमें कोई पिगमेंट तो है नहीं, तो काम क्या होगा, फूड स्टोरेज का। देखो हर चीज को बिल्कुल समझ के करोगे तो आपको क्रैमिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो कलर से क्रोमो वर्ड आया है, तो कलरफुल हो गए, ठीक है ना। और ये हमें ध्यान में रखना है कि अदर देन ग्रीन, क्योंकि ग्रीन वाले हम अलग से सेपरेट पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, और वहां पे कलर आया है तो इसका मतलब कोई ना कोई पिगमेंट होगा, पिगमेंट के बेस पे फिर हमने कई टाइप पढ़ ली, है ना। अब यहाँ पे कोई कलर तो है नहीं इसमें, ठीक है, तो काम क्या हो गया, फूड स्टोरेज का। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लास्टर्स होते हैं, जितने भी, कौन कौन से, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तीन ही तो टाइप बताई है, ठीक है ना। तीनों प्लास्टर्स में से सबसे बड़े प्लास्टर्स कौन से होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, बिकॉज दे आर फूड स्टोरिंग, ठीक है। और इनमें भी सबसे बड़ा कौन सा होता है, अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अमाइलोप्लास्ट, उसके बाद एल्यूरोप्लास्ट, एंड एल्यूरोप्लास्ट, उसके बाद फिर आपके क्लोरोप्लास्ट एंड देन क्रोमोप्लास्ट, इस तरीके से आपको मिलेगी सीक्वेंस, ठीक है ना। तो देखो अब बात करते हैं कि इनके अंदर बेसिकली क्या होता है। देखो हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसे था और डबल मेम्ब्रेन थी, और इसमें क्या थे, यहाँ से फोल्ड्स नीचे जो है स्प्लिट होके नीचे आ रहे थे इसके ल्यूमेन में, ठीक है ना। और इसको हमने क्या नाम दिया था, थाइलाकॉइड या लैमेले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लैमेले तो होते हैं, लैमेले या थाइलाकॉइड्स तो होते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इन थाइलाकॉइड्स में कोई अरेंजमेंट नहीं होती। आगे जब क्लोरोप्लास्ट करेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे कि इन थाइलाकॉइड्स का अपना एक अरेंजमेंट होता है। तो अनअरेंज्ड फॉर्म में मतलब कि प्रॉपरली अरेंज्ड जो है थाइलाकॉइड्स यहाँ नहीं मिलेंगे। लैमेले प्रेजेंट होते हैं, लैमेले आर प्रेजेंट बट नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पिगमेंट्स यहाँ एब्सेंट रहेंगे। तो अब जो फूड स्टोरिंग एबिलिटी है इसकी, तो कौन सी टाइप का फूड ये स्टोर कर रहा है, इस बेस पे हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। बहुत ही इजी है याद करना, 9th में भी पढ़ा होगा इतना तो आपने। अमाइलो वर्ड किसके लिए होता है, स्टार्च के लिए। तो कोई भी ऐसा ल्यूकोप्लास्ट दैट इज स्टोरिंग स्टार्च, ठीक है, उसको क्या कहोगे ना, उसको हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें पोटैटो ट्यूबर्स की, पोटैटो में एक्सेसिव अमाउंट में स्टार्च होता है, राइस ग्रेन के अंदर सीरियल्स जितने भी हैं, ठीक है ना, सभी के अंदर क्या होता है, आपका व्हीट ग्रेन है, राइस ग्रेन है, जितने भी सीरियल्स होते हैं उन सभी में क्या होता है, जो व्हाइट देखते हो ना, गेहूं को अगर आप थोड़ा सा उबाल लो या फिर उसको पानी में भिगो दो और उसके अंदर का पार्ट निकालोगे तो व्हाइटिश मिलेगा। ऐसे ही आप जब पोटैटो कट करते तो व्हाइट स्टार्च मिलता है। तो वो स्टार्च किसके अंदर था, किस फॉर्म में स्टोर था, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर था, ठीक है ना। कॉटिलेडन, सीड्स के अंदर जो कॉटिलेडन होते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर कॉटिलेडन वाले के बारे में। एंडोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन से जो 3n स्ट्रक्चर, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है उसको एंडोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है, करेंगे डिटेल से। तो एंडोस्पर्म में भी, बनाना के अंदर भी क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में व्हाइट कलर का होता है बनाना, कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो ये सारे क्या है, दीज आर, मतलब इन सब में अबंडेंट अमाउंट में क्या मिलेगा, हमें अमाइलोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि अमाइलोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एलियोप्लास्ट की बात है तो जहां पे ऑयल या फैट स्टोरिंग जो प्लास्टर्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, कैस्टर सीड हो गया, ग्राउंडनट सीड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है मस्टर्ड हो गया, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स के अंदर। तो ऐसी चीजें जहां पे आपको क्या मिल रहा है, ऑयल या फैट की कंटेंट ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब वहां अबंडेंट अमाउंट में कौन से प्लास्टर्स हैं, एलियोप्लास्ट है। कौन से ल्यूकोप्लास्ट है, एलियोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरो वर्ड किसके लिए होता है बेटा, प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। एल्यूरो, ये देखो वर्ड याद करना स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि आपको जब आगे जब इनको अप्लाई करोगे तो आपको इजी रहेगा। अमाइलेज,
जैसे आपने सैलिवरी अमाइलेज पढ़ी होगी 10th क्लास में, है ना। तो अमाइलेज किसको डाइजेस्ट कर रही थी? स्टार्च को। तो अमाइलो वर्ड किसके लिए हो गया? स्टार्च के लिए। एल्यूरो वर्ड किसके लिए होता है? प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। तो इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं और दे आर प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड्स। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा कहाँ मिलते हैं? जितनी भी आपकी पल्सेस होती है, दाल होती है मेज के अंदर, ठीक है, दे आर प्रोटीन रिच, दैट्स व्हाई, ठीक है ना, दे आर स्टोरिंग प्रोटीन। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज ऑल अबाउट ल्यूकोप्लास्ट। सो बेटा लास्ट टाइप के जो प्लास्टिड दैट वी हैव टू स्टडी आर क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहाँ मिलते हैं? तो देखो प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं सभी में क्या मिलता है? सभी की सेल में क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जिन सेल्स में ये अबंडेंट अमाउंट में मिलता है उनको क्या बोलते हैं हम? मेसोफिल सेल। और देखो आपको प्लांट का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा ग्रीन दिखता है? कौन सा दिखता है? ऑब्वियसली लीव्स, है ना। तो देखो कहाँ पे मिलता है? प्रेजेंट, मोस्टली प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव। अब ये मेसोफिल क्यों कहा गया? देखो मेसो मतलब बीच का, और फिल मतलब क्या है? लीव्स से आया। फिल वर्ड किससे आया है? लीव्स के बीच में। देखो जब आपने 10th क्लास में लीफ का जो है ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा होगा तो आपने अपर एपिडर्मिस पढ़ी होगी, फिर लोअर एपिडर्मिस पढ़ी होगी, इसके बाद यहाँ पे कुछ पेरिसेड पैरेन्काइमा पढ़े होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये पेरिसेड पैरेन्काइमा है, उसके अलावा कुछ स्पॉन्जी टिश्यूज पढ़े होंगे कुछ इस तरीके से, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नाम दिया होगा, और उसमें अबंडेंट अमाउंट में आपने क्लोरोप्लास्ट शो किए होंगे, है ना। नहीं किए हैं तो बात अलग है, अदरवाइज ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 10th क्लास की जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें एक बार जाके देख लेना, डायग्राम स्टार्टिंग की वीडियोस में है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको ये जो सेल्स होते हैं जो लीफ की एपिडर्मिस के बीच में, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल। बेसिकली इनके अंदर क्या होता है? अबंडेंट अमाउंट में क्या मिलता है आपको? क्लोरोप्लास्ट मिलता है। समझ में आ गई बात? अबंडेंट अमाउंट में क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो डिस्कवरी की जहां तक बात है तो सेक नाम के साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी, और जो टर्म है क्लोरोप्लास्ट टर्म दैट वाज गिवन बाय स्किम्पर, ठीक है। टर्म किसने दी थी? स्किम्पर ने दी थी। और अगर आपसे पूछ ले कि प्लांट सेल में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो यू मे गो विद प्लास्टिड, ठीक है। और अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट है तो फिर आपको क्या लगाना है? आंसर क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, बाई चांस ऑप्शन में ल्यूकोप्लास्ट भी दिया हुआ है देन यू विल गो विद ल्यूकोप्लास्ट। बट जनरली क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट सभी में नहीं होता, ठीक है ना, सभी के अंदर नहीं होता। और क्लोरोप्लास्ट जनरली ग्रीन पार्ट्स के हर्बेशियस पार्ट्स में क्या होता है? हमेशा प्रेजेंट होता है, तो हम क्लोरोप्लास्ट ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है कि ल्यूकोप्लास्ट और ये दे दिया जाए, अदरवाइज जनरली क्लोरोप्लास्ट ही दिया हुआ मिलेगा या प्लास्टिड दिया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है सेमी ऑटोनोमियस होते हैं। प्लास्टिड्स है तो सेमी ऑटोनोमियस तो होंगे ही, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, खुद का जेनेटिक मटेरियल, खुद के राइबोसोम। जैसे ही सेमी ऑटोनोमियस नाम आया ये 4-5 कैरेक्टर आपके माइंड में सीधे स्ट्राइक करने चाहिए। क्लियर? अब देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्या है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज एनसीईआरटी ने भी मेंशन की है और ये चीज आपको भी अच्छे से याद करनी है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और मतलब कि यू मान के चलिए, वैसे तो इजी है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे बायो नाम आपको याद होते चले जाएंगे। डाइवर्सिटी पढ़ोगे जब ज्यादा, और इसके बाद इस यूनिट के बाद हम डाइवर्सिटी की स्टार्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने पहले इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता थोड़ा सा, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा है, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है, तो इंटरेस्ट शुरू में बन नहीं पाता। अब तो धीरे धीरे आप जब अच्छी अच्छी चीजें पढ़ लोगे तो फिर वो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है ना। और ये जो है ये बेसिक है, सेल वाला पार्ट बेसिक है, ठीक है ना, वहां पे भी आपको काम में हेल्प करेगा। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने आपको यहाँ करवाई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प ही करेगा। अब देखो शेप की बात जहां तक है बच्चों, सबसे पहले कप शेप। कप शेप कैसा होता है? देखो जैसे मैंने बनाया क्लेमाइडोमोनास बनाया, ये मैंने एक क्लेमाइडोमोनास बनाया। क्लेमाइडो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस शेप का होता है, ऐसे करके,
ऐसे जब भी आप डायग्राम देखेंगे बड़ा सा उसमें क्लोरोप्लास्ट देखेंगे और इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, कप शेप होता है। समझ में आ रही बात। वोल्वॉक्स के अंदर भी क्या होता है, कप शेप। वो जो है वोल्वॉक्स जो है इसी की क्या हो जाती है, कॉलोनी में रहते हैं वोल्वॉक्स, ठीक है ना, ये सिंगल सेल है। अब है गिर्डल शेप की। गिर्डल शेप कैसी होती है बेटा, कुछ इस टाइप की, शी शेप्ड कह लो या गिर्डल शेप कह लो। इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेंगे, यूलोथ्रिक्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। रेटिकुलर शेप, रेटिकुलर वर्ड आ गया यानी नेटवर्क आ गया, है ना, किसमें मिलेंगे, ऊडोगोनियम में। नेटवर्क कैसा होगा, आपके क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस तरीके के क्लोरोप्लास्ट होंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये किसमें मिलते हैं, ऊडोगोनियम में। अब जो इम्पोर्टेंट है, जनरली जो पेपर में पूछा जाता है, देखो हम पढ़ते तो सारी टाइप्स हैं बट पेपर में कुछ एक चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, ठीक है, रिबन शेप या स्पाइरल। देखो आप जब स्पाइरोगाइरा पढ़ोगे, ग्रीन एल्गी है, फिलामेंशियस एल्गी होती है और उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से स्पाइरल शेप लगा लो या रिबन शेप क्या लगा लो, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कई बार पेपर में पूछा गया है क्योंकि स्पाइरोगाइरा जो होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में भी इसको यूज किया गया था, एक्सपेरिमेंटल एल्गी थी ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए जनरली इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें स्टार शेप की, तो स्टार शेप आप सभी को पता है, स्टार शेप इस तरीके से होगी, ठीक है। कहाँ मिलेगा, जिम्नीमा के अंदर मिलेगा। डिस्कॉइडल या इलिप्सॉइडल शेप कैसी होगी, कुछ इस टाइप की शेप होगी आपकी, ठीक है। कहाँ मिलेगी, ओचेरिया के अंदर। और जनरली अभी जब हम पढ़ेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो हम इलिप्सॉइडल ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ प्लांट में क्या मिलता है हमें, डिस्कॉइडल या इलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर मिलता है, किसका, क्लोरोप्लास्ट का। आगे बात समझ में, ठीक है। अब जहां तक बात है नंबर की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एनसीईआरटी का डाटा है और एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है। तो देखो एनसीईआरटी ने तो एक ही डाटा दिया है बट हमें सारी चीजें देखनी है, हमें तो ओवरऑल रेडी रहना है। तो देखो अगर आपसे पूछ ले कि पर सेल कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो दैट ऑल्सो वेरी, ठीक है ना, नंबर वेरी करता है पर सेल के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और वोल्वॉक्स, इनके अंदर एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा, ठीक है, एक सिंगल मिलेगा। लेकिन जिम्नीमा की बात है, वहां पे आपको क्या मिलेंगे, 2 क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। वहीं अगर स्पाइरोगाइरा की बात है तो 1 से 24, ठीक है। और अगर बात करें हम एक नॉर्मल मेसोफिल सेल की, तो वहां पे 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट आपको पर सेल आराम से मिल जाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज सम, यू कह सकते हो आप, सम बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट। जहां तक बात है साइज की बेटा, तो साइज वेरिएबल होती है, ठीक है, चेंज करती रहती है, बट चेंज करती नहीं रहती, मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग साइज होती है, ठीक है ना। तो देखो एक एवरेज अगर हम लेके चले तो 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ रहेगी और 2 to 4 माइक्रोमीटर क्या रहेगी, विड्थ रहेगी, ठीक है। तो ये डाटा आप सभी को याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। 3-4 बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। देखो आई ऑल्सो नो दैट इतना ज्यादा क्रैम करना बहुत मुश्किल है। क्रैम करने के लिए मैं कह भी नहीं रही हूँ, क्रैमिंग तो एक अलग चीज हो गई, बट कुछ चीजें होती है जिनको हमें ध्यान में रखना है। देखो आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है और जब एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है तो अगर आपने 2 बार भी चीजों को पढ़ा है तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको आंसर स्ट्राइक कर जाएगा अगर आपने 2-3 बार कम से कम उसको ध्यान से पढ़ा। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि रिवीजन जरूरी है, मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही बेटर है अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो। और देखो नीट क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लास्ट मतलब स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक, 12th के लास्ट तक, ठीक है ना, लगातार आप सिर्फ बायो को रेगुलरली, बायो को 2 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली, चाहे संडे हो या मंडे हो, आंधी आए तूफान आए, बस रेगुलरली 2 घंटे बायो का आप दे रहे हैं, ठीक है। प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री को आप इतना ही टाइम दे रहे हैं, 2 नहीं तो 3 घंटे, मतलब ओवरऑल आपकी अगर 6 आवर की भी स्टडी है बट रेगुलर है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक शेड्यूल अपना रेडी करिए, एमसीक्यूज का अलग सा शेड्यूल होना चाहिए और आपकी स्टडी टाइम अलग से होनी चाहिए। मतलब कि एक ऐसा टाइम डिसाइड करो कि कम से कम आधा घंटा हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू को देना है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो,
ठीक है। बायो में कम दे दो क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो क्योंकि जनरली फिजिक्स में हमें न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, और केमिस्ट्री में मीडियम दे दो। बायो को चाहिए आप कम टाइम दे दो। नो डाउट बायो में कम ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहां से डबल क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी जो है मैं यही कहूंगी कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को साथ लेके चले, और अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आई एम डैम श्योर यू विल डेफिनेटली क्रैक नीट। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो नोट्स यहाँ दिए जा रहे हैं वो प्रिपेयर कर लो, और मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर लो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। किसी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है, बस जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और रेगुलरली पढ़ो। कुछ नहीं समझ में आता है तो आपके टीचर्स हमेशा आपके साथ हैं, आपके साथ हमेशा है हम लोग। ठीक है ना, तो आप लोग तैयारी करोगे तो एक जर्नी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टीम वर्क की फॉर्म में, वो जर्नी जरूर सक्सेसफुल रहेगी। तो देखो बेटा, अब बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर और क्लोरोप्लास्ट। मैं इसमें लिखाऊंगी नहीं, सिर्फ आपको समझा देती हूँ। रिटर्न में मैंने आपको नोट्स में दे दूंगी, मैं इसको आई विल प्रोवाइड यू नोट्स इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है, फिलहाल के लिए हम जस्ट डायग्राम समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली होता क्या है। ठीक है ना, कैसा होता है। तो हमने कहा था कि जनरली इसकी शेप कैसी होती है, कुछ इलिप्सॉइडल शेप हमने ले ली। ठीक है, कुछ इस टाइप की शेप हमने ले ली। आगे बात समझ में। अब देखो, हमने पढ़ा था कि क्या है ये, सेमी ऑटोनोमियस है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और हमने पढ़ा था कि प्रोप्लास्टिड में क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके और यहाँ से स्प्लिट अप हो जाती है और अंदर चली जाती है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये क्या बनाई मैंने, आउटर मेम्ब्रेन। क्या है ये, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर क्या है, अंदर क्या है इसके, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो बेटा, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने उसको क्या कहा था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ क्या कहेंगे, पेरी मतलब चारों तरफ, पेरी प्लास्टिडल, प्लास्टिडल, ठीक है, स्पेस, पेरी प्लास्टिडल स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, या तो इसको कहोगे स्ट्रोमा। क्या पढ़ोगे इसको, स्ट्रोमा। ठीक है, या इसी को क्या कह देते हैं, ल्यूमेन। देखो, टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर टर्म्स क्लियर नहीं हुई तो आपको फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए और फोटोसिंथेसिस में क्लियर होना चाहिए आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, खास करके इसका स्ट्रक्चर, इसीलिए थोड़ा जोर देके इसको इतना ज्यादा जो है एम्फेसिस देके हम पढ़ा रहे हैं। आगे बात समझ में। तो स्ट्रोमा और ल्यूमेन, ठीक है, क्या है, इनर कॉन्टेंट है, अंदर की तरफ जो पार्ट है। क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, होता क्या है कि यहाँ पे क्या है, एक मेम्ब्रेन, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन जैसे ऐसे थाइलाकॉइड हमने बताए थे, लैमेले बताए थे, ठीक है ना। तो ये थाइलाकॉइड्स क्या हो जाते हैं, ये जो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज कर लेते हैं, देखो कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में। कुछ इस तरीके से, एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, ये जो थैलेकॉइड थे या जो लैमेले थे, इन्होंने क्या किया, अपने आप को अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज कर लिया, लाइक कॉइन्स, वन कॉइन और अदर, ऐसे करके। ठीक है, अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया। आगे बात समझ में, कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, और कुछ थाइलाकॉइड्स ऐसे थे जिन्होंने इनको आपस में ऐसे कनेक्ट भी कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कहीं से भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है ना, किसी को भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ ऐसे कनेक्ट हो गए। समझ में आ गई बात। तो देखो, जो थाइलाकॉइड हम पढ़ रहे थे अब तक, वो क्या था, जो फोल्डिंग्स थी, प्रोप्लास्टिड की जो फोल्डिंग्स थी वो नीचे गिर रही थी। अब थोड़ी सी
इवोल्यूशन हो गया, थोड़ा चेंज आ गया टाइम के साथ, ठीक है। और ये थाइलेकॉइड्स ने अपना एक प्रॉपर अरेंजमेंट शो किया और इस प्रॉपर अरेंजमेंट के बेस पे हमने थाइलेकॉइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ये जो वन कॉइन और अदर लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये जो पूरा स्टैक बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलोगे? ग्रेना। और इस ग्रेना में जो थाइलेकॉइड है, ये है, दिस वन इस तरीके से, या दिस वन इस तरीके से, मतलब ग्रेना के अंदर फोल्डिंग की फॉर्म में जो आपके थाइलेकॉइड्स हैं उनको क्या बोला जाएगा? ग्रेनल थाइलेकॉइड्स। क्या बोला जाएगा? ग्रेनल थाइलेकॉइड्स। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा अब क्या है कि कुछ थाइलेकॉइड क्या है, किसकी फॉर्म में है? स्ट्रोमा में डायरेक्ट भी अवेलेबल है, मतलब सिंगल अवेलेबल है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं स्ट्रोमल थाइलेकॉइड्स, ठीक है। या फिर इन्हीं को दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? फ्रेट चैनल्स, ठीक है। एक और नाम दिया जाता है इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स, दो ग्रेना को जोड़ने वाले थाइलेकॉइड्स, ठीक है। तो देखो चीजों को समझ के करोगे तो क्रैमिंग की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से समझ जाए तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ विदाउट एनी सोर्स, ठीक है। किसी और सोर्स का यूज करके, किसी बुक का यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक बार समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो हमने देखा ग्रेनल थाइलेकॉइड है, कुछ स्ट्रोमल थाइलेकॉइड है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में आपको क्या मिलेगा? इस स्ट्रोमा के अंदर आपको दिखाई देगा क्या? यहाँ पे आपको कुछ 2 से 6 क्या मिलेंगे? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। और ऐसे राइबोसोम कौन से होंगे? ये राइबोसोम कौन से होते हैं? 70S राइबोसोम, ठीक है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? प्लास्टिडो राइबोसोम, प्लास्टिडो राइबोसोम। और इस सर्कुलर डीएनए को क्या कहोगे? क्लोरोप्लास्टिडल डीएनए, क्लोरोप्लास्टिडल डीएनए, क्लोरोप्लास्टिडल डीएनए, शॉर्ट फॉर्म में सीपीडीएनए। वहां एमटी डीएनए कहा था, यहाँ सीपीडीएनए बोल सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या मिलता है आपको? कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ऐसे करके। आगे बात समझ में, दीज आर स्टार्च ग्रेन्यूल्स, और कई बार क्या होता है? लिपिड्स की ड्रॉपलेट्स भी आपको मिलती है, ठीक है ना। उनको प्लास्टिडोग्लोबुलाई कहा जाता है। आगे बात समझ में, वो हम कंपटीशन वीडियो में डाल देंगे। कुछ लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स भी क्या बोलते हैं उनको? प्लास्टिडोग्लोबुलाई, प्लास्टिडोग्लोबुलाई, ठीक है। लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट हमें देखना है बेटा, क्या कि ये जो कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। अब इसको समझने के लिए आपके माइंड में एक टर्म क्लियर होना चाहिए, क्वांटासोम। क्या क्लियर होना चाहिए? क्वांटासोम स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। क्वांटा मतलब क्वांटम वर्ड कहाँ से आया? क्वांटम वर्ड कहाँ से आया? एनर्जी से। तो देखो, जो सूरज से रोशनी आ रही है, जो सोलर एनर्जी आ रही है, ठीक है, सनलाइट आ रही है, वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, और उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो है क्वांटम कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बात सुन, फोटॉन्स कहते हैं। और इस तरीके से ऐसी बॉडी जिसमें एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं हम? क्वांटासोम। सोम मतलब बॉडी, क्वांटा मतलब एनर्जी। तो देखो बेटा, क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम थाइलेकॉइड के अंदर, ठीक है, एक एग्रीगेशन है अलग अलग क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का,
ठीक है, उसमें क्लोरोफिल ए भी होगा, उसमें क्लोरोफिल बी भी होगा, रिएक्शन सेंटर जिसको हम कह रहे हैं। इसके अलावा हम जो है एंटीना मॉलिक्यूल्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्वांटासोम क्या है, आपकी जो थाइलाकॉइड्स है ना, जैसे मान लो ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है ऐसे करके, तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर, यू मान के चलो बॉडी तो नहीं कह सकते हम, एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे एग्रीगेशन में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। आगे बात समझ में। और जनरली कौन से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, ठीक है। तो 230 क्लोरोफिल जो होते हैं, 230 ये फिक्स है बिल्कुल, 230 क्लोरोफिल जो होते हैं एक क्वांटासोम के अंदर मिलते हैं। तो देखो ऑब्वियसली बात है, लाइट को ट्रैप करने का काम किसका हो गया, थाइलाकॉइड का। किसका हो गया, थाइलाकॉइड का, ठीक है। आगे समझ में, जब हम फंक्शन करेंगे तो ये चीज हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो क्वांटासोम्स क्या होते हैं, दीज आर यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इनके बारे में पार्क और बीजिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इनको आइसोलेट किया था, ठीक है। जहां तक साइज की बात है तो 185, 155 और 100 एंगस्ट्रॉम, 185, 155 एंड 100 एंगस्ट्रॉम जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। ये इसका यूं कह सकते हो साइज जो है या डायमेंशन जो है वो जनरली जो हमें मिलता है। तो यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्रेजेंट कहाँ होगा, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है ना, एनर्जी ट्रैपिंग के लिए होता है, ठीक है ना। और कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 230 क्लोरोफिल होते हैं, जिसमें से भी बेसिकली अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल 160 क्लोरोफिल ए होते हैं और 70 क्लोरोफिल बी होते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो आगे चल के हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में कि फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। क्या होती है मैं आगे समझाऊंगी, फंक्शंस के अंदर समझाऊंगी थोड़ा सा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, देखो जहां लाइट डायरेक्टली यूज हो रही है, ऑब्वियसली लाइट को ट्रैक करने का काम किसका हो गया है, ग्रेना का, ग्रेनल थाइलाकॉइड्स का, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ग्रेना के अंदर हमेशा लाइट रिएक्शन होती है। और ये जो स्ट्रोमा है ना, इस स्ट्रोमा के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा स्ट्रोमा जो है, इस स्ट्रोमा में एक एंजाइम मिलती है, रूबिस्को नाम की एंजाइम, ठीक है। देखो लिखने का तरीका अलग है, फिर से लिख रही हूं मैं थोड़ा बड़ा करके, आर कैपिटल, यू छोटा, उसके बाद बिस, ठीक है, उसके बाद कैपिटल सी कैपिटल ओ, ठीक है। तो ये एक यूनिक एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन है। तो अबंडेंट मतलब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड कौन सा है, रूबिस्को है, ठीक है। इसकी यूनिकनेस जो है, और दूसरी यूनिकनेस, इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या होती है, जो डार्क रिएक्शन होती है ना बेटा, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें रोल प्ले करती है। तो देखो अभी के लिए इतना जान लो कि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। इसको मैं आगे जब फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शंस है वो करवाऊंगी, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्लोरोप्लास्ट में 10 to 100 ग्रेना अवेलेबल होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए सभी बच्चों को। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो these are some concept regarding competition window, ठीक है, some extra dose for all of you, ठीक है, for the respective topic। बेटा रोबिस्को अभी हमने बात की थी, इट कॉम्प्राइजेस 16% ऑफ टोटल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में अगर हम बात करें ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना, उसका 16% पार्ट किसने, कौन है उसमें, तो क्या चीज है उसके अंदर, रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है ना। तो दैट इज अ वेरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट क्या है, एट्यूलेशन। एट्यूलेशन क्या होता है, देखो अगर हम किसी प्लांट को, ठीक है, प्लांट को उठा के सनलाइट से हटा के और डार्कनेस में रख दे, ठीक है, तो वो प्लांट धीरे धीरे येलोइश होने स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि उसके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना, वो क्लोरोप्लास्ट डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और नए क्लोरोप्लास्ट बन नहीं पाते।
क्योंकि नए क्लोरोप्लास्ट बनने के लिए एक कंपोनेंट होता है प्रोटोक्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल जब तक नहीं होगा तो सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा, ठीक है। और क्लोरोफिल किससे बन रहा है, प्रोटोक्लोरोफिल से, ठीक है। अब प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट होने के लिए एंजियोस्पर्म में किसकी जरूरत पड़ती है। एंजियोस्पर्म में आधा जो है हाईली इवॉल्व प्लांट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इवॉल्व प्लांट अगर कोई है तो एंजियोस्पर्म्स ही है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रोटोक्लोरोफिल से क्लोरोफिल में कन्वर्जन के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। और अगर हमने वही सोर्स क्या कर दिया है, हटा दिया है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, यानी कि ग्रीन कलर बिल्कुल खत्म। क्योंकि जो ग्रीन कलर है बेसिकली कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। आगे बात समझ में, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लियर। इसके अलावा तो देखो, इन एंजियोस्पर्म द क्लोरोफिल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन डार्कनेस बिकॉज लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लियर। तो देखो एटियोलेशन वो प्रोसेस है जब डार्कनेस में हम प्लांट को रखते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसका कलर येलोइश हो जाता है। दैट पर्टिकुलर फेनोमेनन इज नोन एज एटियोलेशन, ठीक है। और वो क्लोरोफिल ना बनने की वजह से होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर ये कहोगे, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, वहां एक रेस्पेक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है जो ये कन्वर्जन करवाती है, वहां सनलाइट की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। बट इवोल्यूशन के थ्रू एंजियोस्पर्म्स में अब उन्होंने डायरेक्ट लाइट को यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए वहां पे सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो यूनिवर्सल क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए, और सबसे मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल कौन सा है, क्लोरोफिल ए। फॉर्मूला आपको याद रखना है C55H72O5 N4 मैग्नीशियम, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले सेंट्रल एलिमेंट क्या होता है क्लोरोफिल में, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मैग्नीशियम, याद रखना। C55 उसके बाद H72, ठीक है, O5 एंड N4। बहुत ही जो है इजी सा फॉर्मूला है, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो याद। यहाँ पे हमें मिथाइल ग्रुप मिलता है, ठीक है। लेकिन जहां बात करें क्लोरोफिल बी की, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है कि आपको एक मिथाइल की जगह CHO ग्रुप रख देना है, ठीक है। तो क्या है, C55 में कार्बन तो दोनों में था इसलिए 55। H क्या है, यहाँ पे CHO ग्रुप के अंदर क्या है, H कम हो गया ना, यहाँ 3 थे, यहाँ 1 ही है, तो H कम कर दो, कितने, 2 कम कर दो, तो H70, ठीक है। आगे बात समझ में, O6 एक ऑक्सीजन बढ़ गया है पहले से, तो एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, ठीक। बाकी सब कुछ सेम, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप है, क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप है, ठीक है ना। और आप आसानी से इसको जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टोग्लोबुलाई, ये भी हम कर चुके हैं, है ना। क्या किया था हमने कि लिपिड ड्रॉपलेट्स अगर स्ट्रोमा के अंदर होती है तो उनको क्या बोलते हैं, प्लास्टोग्लोबुलाई कहा जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है इस पॉइंट के अंदर कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एल्गी की बात करें तो वहां ध्यान रखना सबसे सिंपल मोस्ट प्लांट कौन से आए थे, एल्गी, ठीक है। सबसे पहले बनने वाले जो प्लांट थे, थैलोफाइटा जिसे आप बोलते हो। तो एल्गी के अंदर देखो ये जो ग्रेना था, मतलब जैसे थाइलोकाइड में ग्रेना की क्या है, ग्रेना की फॉर्मेशन है, तो वहां ग्रेना नहीं बनता, स्कैटर्ड फॉर्म में। वहां पे जैसे मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, तो आपका जो थाइलोकाइड है वो ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगा, ऐसे ग्रेना की फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ए ग्रेनल थाइलोकाइड्स होते हैं। इसके साथ साथ वहां पायरेनॉइड्स मिलते हैं। पायरेनॉइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन कोर विद स्टार्च शीट। ये आगे आप पढ़ोगे जब आप एल्गी पढ़ोगे, प्रोटीन कोर, पीछे प्रोटीन कोर, और इसकी जो शीट है वो कैसी है, ये स्टार्च की बनी हुई है, ठीक है। तो पायरेनॉइड्स होते हैं वहां पे, और मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। समझ में आ गई बात। और जो है ए ग्रेनल आपको क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। नेक्स्ट है ये कुछ डाटा है जो आपको याद रखना है। डायमीटर की बात करें तो 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर होगा क्लोरोप्लास्ट का डायमीटर। क्वांटाजोम हम कर चुके हैं, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स जिसको हमने कहा था, जहाँ पे 160 क्लोरोफिल ए, 70 क्लोरोफिल बी, तो टोटल 230 क्लोरोफिल, ठीक है। और CpDNA यानी कि क्लोरोप्लास्टिडल DNA जो होता है, यहाँ ध्यान में रखना कि जो है इसकी जो इंफॉर्मेशन, इसमें क्या है कि जो क्लोरोफिल बनाने की जो इंफॉर्मेशन, देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या अवेलेबल है, क्लोरोफिल अवेलेबल है। लेकिन देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि क्लोरोफिल बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो क्लोरोप्लास्ट में खुद का DNA होने के बावजूद भी नहीं है।
तो क्लोरोफिल बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होती है? न्यूक्लियर डीएनए के पास। आगे बात समझ में, किसके पास होती है? न्यूक्लियर डीएनए के पास। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बाई चांस अगर कोई आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये तो बात थी जो है कंपटीशन विंडो की। अब बात करते हैं फंक्शंस की। जनरल फंक्शंस हम कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार एक समअप हम ले लेते हैं फंक्शंस का। तो देखो अभी हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है कि नहीं? और क्लोरोफिल भी कहाँ है? थाइलाकॉइड में, और वो भी कौन से में? ग्रेनल थाइलाकॉइड में, है कि नहीं? तो सनलाइट को ट्रैप करने का काम किसका है? ग्रेनल थाइलाकॉइड का। तो देखो अगर हम बात करें फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बेसिकली बात करें, क्योंकि बाकी क्या हम कर चुके हैं सभी का फंक्शन, पिगमेंट स्टोर करना एंड ऑल दैट, ठीक है ना, फूड स्टोर करना और वो सारी बात। तो क्लोरोप्लास्ट की बेसिकली अगर बात की जाए तो बेटा क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल, घर में किचन किस काम आती है? खाना बनाने के। और फोटोसिंथेसिस का काम क्या होता है? ग्लूकोज सिंथेसिस, है कि नहीं? हाँ, तो सनलाइट का यूज करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं हम? किचन ऑफ सेल भी कह देते हैं। इसके अलावा ट्रांसड्यूसर और सेल ऑर्गेनल कहा था, है कि नहीं? इसके अलावा और क्या कहा था हमने? सेल विद इन सेल कहा है इसको। तो बहुत सारे इसको नाम दिए गए हैं। अब देखो सबसे मेन फंक्शन इसका होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में देखो जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं। एक तो होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है डार्क रिएक्शन। इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हम कि लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं और डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं। लाइट मतलब ऐसी रिएक्शन जहां सनलाइट डायरेक्टली यूज हो रही है। ठीक है, तो सनलाइट डायरेक्टली कहाँ यूज होती है बेटा? जहां ऑब्वियसली सनलाइट को ट्रैप करने वाला कोई हो, है ना, सनलाइट को पकड़ने वाला कोई हो। तो पकड़ने के लिए बेसिकली क्लोरोफिल का काम क्या है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। और क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? ग्रेना के अंदर। ठीक है, तो देखो लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ पे होती है? ग्रेना में। अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है? एक बेसिक्स हम देख लेते हैं। देखो भाई हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है? CO2 प्लस H2O और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा? हमारे पास C6H12O6 और प्लस O2, यही तो बनता है ना? अब देखो यहाँ पे पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है? ये वाटर जो है, ठीक है, ये वाटर क्या करता है? स्प्लिट करता है, टूटता है। ठीक है, और इसके जो हाइड्रोजन है वो जाके इससे ऐड हो जाता है, क्या बन जाता है? ग्लूकोज, और बची हुई ऑक्सीजन बाहर जाती है। ठीक है, तो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? वाटर से आती है। ठीक है ना, ये मत लिख देना ये CO2 की नहीं होती, CO2 की तो वहीं रहेगी। आगे बात समझ में। अब देखो इस वाटर को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है ना, और वो एनर्जी कौन सी होती है? सनलाइट ही होती है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रिएक्शन में देखो दो स्टेप होंगे। ठीक है, पहला तो क्या होता है यहाँ पे? पहला क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और इस दौरान H पॉजिटिव आयंस बनते हैं। H पॉजिटिव आयंस की वजह से जो ल्यूमेन था ना, ल्यूमेन हमने क्लोरोप्लास्ट बनाया था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ल्यूमेन बनाया था, स्ट्रोमा जिसको कहते हैं, वहां H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और इसकी मेम्ब्रेन पे यहाँ लगे होते हैं ATP सिंथेटेज नाम के क्या? पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो हमने पढ़ेंगे ये फिफ्थ जो है कंपोनेंट होता है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो यहाँ से जब H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेंगे तो ATP की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो जनरली स्प्लिटिंग अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आता है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर करो, कोई खास बात नहीं है। आपको फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाएंगे, फोटोसिंथेसिस फुल डिटेल के साथ समझाएंगे। बट एक बेसिक सी नॉलेज ले लो कि जब लाइट रिएक्शन है उसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है प्लस एसिमिलेटरी पावर्स बनती हैं, ATP है, NADP है, ठीक है, ये बनते हैं NADPH। आगे बस समझ में क्या होते हैं इनके बारे में जब हम फोटोसिंथेसिस करेंगे तब आपको डिटेल से समझाएंगे। समझ में आ गया? तो ऐसी अब ये जो पावर्स बनी है, ये पावर्स क्या है? आगे चल के डार्क रिएक्शन में यूज होंगी। मतलब लाइट रिएक्शन में हमने क्या किया? वाटर को स्प्लिट कर दिया और कुछ एनर्जी बना ली। अब उस
एनर्जी का यूज डार्क रिएक्शन में होता है ताकि जो CO2 था उसका क्या हो सके, रिडक्शन, इसमें क्या आ सके, इसके अंदर क्या आ सके, हाइड्रोजन ऐड हो सके। ठीक है, तो आपने जब 10th में फोटोसिंथेसिस के बेसिक स्टेप्स पढ़े होंगे तो लास्ट स्टेप क्या पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। ऑब्वियसली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो CO2 में क्या ऐड किया हमने, हाइड्रोजन ही तो ऐड कर रहे हैं। तो देखो जब हम ये ऐड करते हैं तो हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और जो एनर्जी की जरूरत हमें पड़ रही है वो एनर्जी क्या है, ये एसिमिलेटरी पावर्स होती है, ठीक है, इनका यूज करते हैं। तो देखो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की स्ट्रोमा में होती है। और स्ट्रोमा में क्यों होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ठीक है ना, और एंजाइमेटिक प्रोसेस है इसीलिए यहाँ पे इसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी एंजाइम्स होती है। बेसिकली सबसे बेसिक से एंजाइम कौन सी है, रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है। और देखो जब हम एनर्जी का यूज करके, सनलाइट का यूज करके, ठीक है, क्या बना रहे हैं, एटीपी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एटीपी बन रहा है। देखो एक बार पूछा गया एक बच्चे से क्वेश्चन, क्योंकि छोटी क्लास से जनरली हम पढ़ते हैं एटीपी कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, यही तो पढ़ते हो, यही पढ़ते हो, ठीक है। बट एक बार जो है क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा किसी ने कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया जहां एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऑब्वियसली आपको जवाब क्या देना है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनती है लेकिन वो यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है, नेट शेल में हम नहीं रखते, प्लांट नेट शेल में नहीं रखेगा। आगे बात समझ में, तो इसीलिए एटीपी फॉर्मेशन होती है, लेकिन वहां एटीपी फॉर्मेशन कैसे हो रही थी, ऑक्सीजन की वजह से। हमने वर्ड क्या, हमने नाम क्या था, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। यहाँ हम सनलाइट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सनलाइट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे क्या बना रहे हैं, एटीपी। एटीपी कैसे बन रहा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसी से तो बन रहा है, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस से। एडिशन ऑफ फॉस्फोरस क्या कहलाएगा, फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ हम किसका यूज कर रहे हैं, सनलाइट का यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो क्या था, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये चीजें याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा, फूड स्टोरेज का काम है, फूड स्टोरेज का जो काम है वो भी कौन कर रहा है, आपका क्लोरोप्लास्ट करता है। स्टार्च ग्रेन्यूल्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन देखो, पहला फंक्शन फोटोसिंथेसिस हो गया, दूसरा फंक्शन फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी प्रोड्यूस करना हो गया, तीसरा फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, फूड स्टोरेज का काम हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड, और स्टार्च ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये फूड को स्टोर कर रहा है, पायरेनॉइड्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। और अल्टीमेटली अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किसके बारे में, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। तो पहला सेल और मतलब फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट किससे होती है, कौन से सेल ऑर्गेनल में, क्लोरोप्लास्ट में। CPM हमने कैसे याद किया हुआ है, क्यूट PM, ये सीक्वेंस याद रखना है। क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, डिटेल से इसको हम बाद में बताएंगे। तो याद रखना, फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल यूज होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा होता है परऑक्सीजोम, ठीक है, और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो इस क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन, ये हम आगे फिजियोलॉजी में करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो फंक्शंस आपको करने हैं 4 फंक्शंस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद एटीपी प्रोडक्शन बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन, और तीसरा स्टोरेज ऑफ फूड, और फोर्थ फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ।